खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कहते हैं कि जंग की तैयारी ही अमन की बेहतरीन जमानत है। किसी भी मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के साथ साथ नाकाबिल तस्खीर दिफा वक्त का अहम तरीन तकाजा है। दुनिया भर में रूनुमा होने वाली तब्दीलियां भी यही पैगाम बल्कि सबक देती हैं कि कोई भी मुल्क, खा वो छोटा हो या बड़ा, वो कमजोर मईशत के साथ तो रह सकता है, लेकिन कमजोर दिफा के साथ हरगिज सरवाइव नहीं कर सकता। जल्द या बदेर उस मुल्क का मुकद्दर महज तबाही ही होता है। आप यूक्रेन की मिसाल ही ले लीजिए। बहुत सारे लोगों को शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन सर्द जंग के बाद, यानी जब अफगानिस्तान में तारीखी पसपाई के बाद सोवियत यूनियन जवाल का शिकार हुआ और जंग का खात्मा हुआ, तो उस वक्त रुए जमीन पर अमेरिका और रूस के बाद तीसरी बड़ी एटमी ताकत बरतानिया, फ्रांस या चीन नहीं बल्कि यूक्रेन था। सन 1991 में सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर के खात्मे के साथ आजादी पाने वाले मुल्क यूक्रेन को विरासत में तकरीबन 3000 जौहरी हथियार मिले थे, जो मॉस्को ने इसकी सरजमीन पर छोड़े थे। मगर 3 दहाइयों बाद यूक्रेन अब जौहरी हथियारों से पाक हो गया है। यूक्रेन के हुक्मरान आज 30 साल पहले किए गए अपने फैसले पर न सिर्फ नदामत का इजहार कर रहे हैं बल्कि पछता रहे हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान गुज़श्ता माह शुरू होने वाली कशीदगी और इसके बाद रूसी यलगार ने यूक्रेन के हुक्मरान और अवाम को खून के आंसू रुला दिया है। बेबस, लाचार और मजबूर अवाम, तबाहशुदा इमारतें और खंडर होते शहर देखकर हर कोई 30 साल पहले तलफ किए गए जौहरी हथियारों को याद कर रहा है। शहरियों का कहना है कि अगर इनके पास जौहरी हथियार होते तो रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला नहीं कर सकता था। रूस ने पिछले महीने की 24 तारीख को यूक्रेन पर धावा बोला था। तब से अब तक दोनों ममालिक के दरमियान झड़पें और लड़ाई जारी है। रूसी फोर्सेस अब तक दारुल हुकूमत कैफ में घुसने में कामयाब तो नहीं हो सकी, लेकिन एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने के दावे जरूर किए जा रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से जौहरी फोर्सेस को चौकस रहने के हुक्म के बाद जौहरी जंग के खतरे पर एक मर्तबा फिर बहस शुरू हो गई है। लेकिन गुज़श्ता दहाइयों में यूक्रेन के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो दुनिया की एक बड़ी एटमी ताकत से एक ऐसा मुल्क बन गया जिस पर इसके हमसाया मुल्क ने हमला करने का खतरा मोल लिया? ये सवाल जहन में पैदा होने के अलावा और भी कई अहम सवालात जवाब तालब हैं। नाज़रीन ग्रामी, सन 1991 में जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ तो जौहरी हथियारों के जखीरे का कुछ हिस्सा मशरकी यूरोपीय ममालिक में रह गया था और मगरिब में तशवीश पाई जाती थी कि इन हथियारों के गलत हाथों में चले जाने से यूरोप को खतरा लाक हो सकता है। यूक्रेन को जौहरी हथियारों से पाक करने के बदले में रूस, अमेरिका और बरतानिया की हुकूमतों ने यूक्रेन को लॉलीपॉप दिया। न सिर्फ यूक्रेन की आज़ादी, खुद मुख्तारी और जुग्राफियाई सरहदों का एहतराम करने, बल्कि इसके खिलाफ किसी किस्म की जारियत से बाज रहने का यकीन दिलाया था। उस वक्त यूक्रेन की हुकूमत को बहुत से मसाइल का सामना था। मुल्क ने 1991 में आज़ादी हासिल की और सोवियत दौर के बाद वो बैनुल अक़वामी सतह पर शनाख्त की तलाश के लिए कोशां था। अब हम इस तरफ आते हैं कि क्या जौहरी हथियारों की यूक्रेन में मौजूदगी मौजूदा जंग को रोक सकती थी? तो यकीनी तौर पर इसका जवाब हाँ ही है। यूक्रेन आज़ाद मुल्क की हैसियत से अपनी सलामती और तस्लीम किए जाने की यकीन दहानी के बाद अपनी सरजमीन को जौहरी हथियारों से पाक करने पर रजामंद हुआ था। बुडापेस्ट की यादाश्त के तहत अमेरिका, बरतानिया, यूक्रेन और रूस ने तमाम नुकात पर मुत्तफिका तौर पर दस्तखत किए थे। हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट में सन 1994 में यूक्रेन और मगरबी ममालिक ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। मुआहदा क्या था? दरअसल वो यूक्रेन के सरेंडर की दस्तावेज था। शुरू में तो अमेरिका, बरतानिया और मगरबी ममालिक ने लॉलीपॉप दिया कि इस मुआहदे की रूह से यूक्रेन दुनिया में जौहरी हथियारों के अदम फैलाव का वादा करेगा। इसके बदले में यूक्रेन की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी होगी। इस मुआहदे के अगले 2 बरसों यानी 1996 तक यूक्रेन अपने मुल्क में मौजूद सोवियत दौर के तमाम जौहरी हथियार रूस के हवाले कर चुका था। इसी यादाश्त पर बेलारूस और काज़ाकिस्तान ने भी दस्तखत किए थे और इनके लिए भी वही शराइत रखी गई थी जो यूक्रेन की हुकूमत ने तस्लीम की थी। जब यूक्रेन ने बुडापेस्ट मुआहदे या अपनी खुद मुख्तारी का सौदा करने के मुआहदे पर दस्तखत किए, तब से ही न सिर्फ यूक्रेन के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में इस मुआहदे के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई थी। पूरी दुनिया की जानिब से यह कहा जा रहा था कि यूक्रेन ने अमेरिका और मगरबी ताकतों पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अमेरिका का यह ट्रैक रिकॉर्ड रहा है
कि वो कभी भी अपने किसी दोस्त के काम नहीं आया, बल्कि हमेशा ऐन जरूरत के वक्त अपने दोस्त को ना सिर्फ तन्हा छोड़ा बल्कि आंखें ही फेर ली। शाह ईरान रज़ा शाह पहलवी हो या फिर अफगान सदर अशरफ गनी, ऐसी बहुत सी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि जब अमेरिका ने बीच मझधार अपने दोस्तों की डगमगाती और हिचकोले खाती कश्ती को डूबने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, इस मुआहदे के वक्त यूक्रेनी पार्लियामेंट के रुकन और साबिक फौजी कमांडो व्लादिमीर तोलोबको ने 1992 में ही पार्लियामान के एक इजलास में दलील दी थी कि यूक्रेन को सलामती के वादे के बदले में मुकम्मल तौर पर जौहरी हथियारों से पाक करने का ख्याल रूमानवी और कबल अज़ वक्त था। उन्होंने उस वक्त ईवान में खड़े होकर 2.5 घंटे की तवील तकरीर में दलाइल के साथ यूक्रेनी हुक्मरानों को झंझोड़ने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि यूक्रेन को कम से कम कुछ वार हेड्स या हथियार रखने चाहिए, क्योंकि इसी से खित्ते में ताकत का तवाजुन बरकरार रह सकता है। उनका मौक़िफ़ था कि हम मजीद जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन पहले से मौजूद इन हथियारों से दस्तबरदार होना बिल्कुल हमाकत और बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि कोई भी मुल्क यह ताकत आपका बोझ नहीं उठाती। अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हमें अपनी जंग खुद लड़नी होगी और अपने मुल्क की हिफाजत का बंदोबस्त भी हमें खुद ही करना पड़ेगा। ये जौहरी हथियार ना सिर्फ हमारी हिफाजत यकीनी बनाएंगे, बल्कि बैरूनी जाहिरियत खा वो किसी भी मुल्क की जानिब से हो, इसे रोकने के लिए हमारे काम आएंगे। अगर हम साबिक यूक्रेनी पार्लियामेंटेरियन और फौजी कमांड की इस तकरीर के लफ्जों पर गौर करें तो लगता है कि यह तकरीर उन्होंने रूसी हमले के बाद की है। आज पूरी यूक्रेनी कौम ये बात कर रही है, लेकिन उस वक्त इनकी तकरीर को किसी ने संजीदगी से नहीं लिया। लेकिन पार्लियामान में कहे गए इनके अल्फाज तारीख में महफूज होकर रह गए और अब ताज़ा तरीन रूसी हमले के साथ ये बहस दोबारा शुरू हो गई है। एक तरफ अवाम अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि काश 30 साल पहले हमारे हुक्मरान जल्दबाजी में ये फैसला न करते और जौहरी हथियारों से दस्तबरदार न होते तो आज यूक्रेन यूं रूस के सामने तर नवाला साबित न होता। जबकि हुकूमती ओहदेदारों और सियासी तजियाकारों का कहना है कि अगर यूक्रेन के पास जौहरी हथियार होते तो रूस की जानिब से अव्वल तो जारियत का मुजाहरा ही नहीं किया जाता। बहुत ही ज्यादा कशीदगी बढ़ने के बाद भी मामला सिर्फ चंद मकामात पर झड़पों तक ही महदूद रहता और यूक्रेन रूसी यलगार को रोक सकता था। नाज़रीन ग्रामी, पूरी दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस का उसूल चलता है, लिहाजा जदीद जंगों के तनाजुर में हम जौहरी सलाहियत को लाठी करार दे सकते हैं कि अगर किसी भी मुल्क के पास ये लाठी यानी जौहरी सलाहियत मौजूद है तो इसके बल पर वो ना सिर्फ बैरूनी जारियत से महफूज रहता है बल्कि अपने दिफा को यकीनी बनाने की मजबूत पोजीशन में रहता है, क्योंकि जौहरी हथियार गैर मुल्की हमलों को रोकने में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होते हैं। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में जौहरी अमन का बाकायदा एक तस्वुर पाया जाता है। इसकी डॉक्ट्राइन ही यही है कि जो ममालिक जौहरी हथियार रखते हैं उनके लिए कम खतरात होते हैं, इसलिए नहीं कि वो वाकई जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इसलिए कि वो जौहरी हथियारों को एक गारंटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और हमले की धमकी की सूरत में इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब चूंकि उस मुल्क के पास एटमी हथियार मौजूद होते हैं, इसलिए सामने वाला मुल्क भी मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ले जाने की हिम्मत नहीं करता और अगर सूरत हाल ज्यादा बिगड़ती दिखाई दे तो फिर पूरी आलमी बिरादरी दरमियान में कूद पड़ती है और अफ्रीकैन को एटमी जंग की जानिब बढ़ने से रोकने की कोशिश की जाती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सर्द जंग की ली जा सकती है। दूसरी आलमी जंग के बाद दुनिया का कोई ऐसा फोरम नहीं था जहां रूस और अमेरिका आमने सामने ना आए हों। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन चूंकि दोनों ही के पास जौहरी सलाहियत थी, लिहाजा दोनों मुल्कों ने बराह रास्त जंग से गुरेज किया, क्योंकि मॉस्को और वाशिंगटन जानते थे कि जंग का नतीजा पूरी दुनिया की तबाही होगा। तो दोस्तों, इस सारी सूरत हाल पर यही कहा जा सकता है कि कोई भी मुल्क हो, दिफा की तैयारी करना और जंग के लिए हर वक्त अलर्ट रहना उसका हक है। यूक्रेन पर रूस की जानिब से चढ़ाई के बाद एक बात तो वाजे हो गई है कि कोई मुल्क कितनी ही यकीन दहानियां करा ले, जंगें आपको खुद ही लड़नी पड़ती हैं, क्योंकि जब से रूस ने यूक्रेन पर यलगार की है, अमेरिका या नेटो समेत कोई भी मुल्क इसकी हिफाजत के लिए सामने नहीं आया। रूस और यूक्रेन की इस जंग में दुनिया के दीगर तरक्की पजीर ममालिक के लिए सबक है कि अमेरिका और मगरबी ममालिक के एजेंडे पर काम करने वाली NGOs और तंजीमें जो प्रापोगंडा करती हैं कि दिफा पर खर्च किया जाने वाला पैसा अवाम और मुल्क की फलाह के लिए खर्च होना चाहिए, इससे मुल्क में तालीम आम होगी और मुल्क तरक्की करेगा वगैरह वगैरह, तो ये सब सिर्फ नारों की हद तक ही हकीकत है।
बिलाशुबा अमन, तालीम और तरक्की किसी भी मुल्क के आवाम के लिए बहुत अहम है, लेकिन तालीम और खुशहाली मुल्क में उसी वक्त आ सकती है जब मुल्क कायम रहे। अगर मुल्क की सालमियत और बका ही खतरे में पड़ जाए तो कैसी खुशहाली और कहां की तरक्की। दूसरा ये कि अमन सिर्फ उस वक्त तक कायम रहता है जब दुश्मन को मालूम हो कि अगर उसने पत्थर से वार किया तो जवाब में ईंट आएगी। लीबिया, इराक और यूक्रेन के पास जवाब देने की ताकत नहीं थी, लिहाजा अमन की दाई आलमी ताकतों ने इन ममालिक का क्या हाल किया वो सबके सामने है। रूस के पास जवाब देने की ताकत है तो अमेरिका और पूरा यूरोप तकारीर के अलावा रूस के खिलाफ छोटा सा अमली कदम उठाने की हिम्मत भी नहीं रखते। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।